लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी दलों ने पूरी ताकत लगा दी है, या ये कहेंगे पूरी ताकत झोंक दी है। चाहे हम कांग्रेस की बात कर लें, भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें, बहुजन समाज पार्टी की बात कर लें, समाजवादी पार्टी की बात कर लें, सभी नेता चुनावी प्रचार में उतर चुके हैं, चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और मैदान में इस रूप में उतरे हैं कि आरोप प्रत्यारोप भी लगा रहे हैं। इस वक्त हम रायबरेली में मौजूद हैं, ग्राउंड जीरो में मौजूद हैं। लगातार हम घूम रहे हैं। हम अमेठी में गए, हम सुल्तानपुर में गए, हम कई लोकसभा क्षेत्रों में गए जहां पर हमने सियासी मिजाज को समझा। लेकिन आज हम आपको अमेठी और रायबरेली की सियासी लड़ाई को लेकर डिकोड करेंगे, बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी किस रूप में मेहनत कर रही है, कांग्रेस ने किस तरीके से अमेठी के भीतर प्रत्याशी को उतारा है। क्या स्मृति ईरानी के लिए हो चुका है राह आसान? क्या स्मृति ईरानी किशोरीलाल शर्मा को मात दे देंगे या किशोरीलाल शर्मा पस्त कर देंगे, हरा देंगे स्मृति ईरानी को? इन सारी चीज़ों को लेकर आज हम आपको बारीकी से समझाएंगे, बारीकी से बताएंगे। दरअसल कांग्रेस ने रायबरेली से राहुल गांधी को चुनावी मैदान में तो उतार ही दिया है, लेकिन अमेठी से लड़ने वाले थे। अमेठी में किशोरीलाल शर्मा, जो लगातार कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि अमेठी से किशोरीलाल शर्मा का 40 साल पुराना नाता है और उसी नाते की दुहाई देते हुए वो प्रचार भी करते हैं। वो ये कहते हैं कि मैंने 40 सालों के दौरान हर गांव में, हर ब्लॉक में एक रिश्ता बनाया है, कहीं ना कहीं मैंने हर रिश्ते को निभाया है, मैंने हर इंसान का कहीं ना कहीं काम कराया है और उसी रिश्ते को लेकर आप मुझे चुनिए, क्योंकि हम पहले गांधी परिवार के लिए प्रतिनिधि के तौर पे काम करते थे, लेकिन आज गांधी परिवार ने ही मुझे प्रत्यक्ष तौर पर ये कहा है कि आप जाइए चुनावी मैदान में उतरिए। किशोरीलाल शर्मा ये भी कहते हैं कि मैं तो राहुल गांधी का खड़ाऊ लेकर आया हूँ, यानी कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज देने की ये कोशिश करते हैं कि राहुल गांधी भले ही अमेठी से न लड़ रहे हो, लेकिन राहुल गांधी की जगह वही चुनावी मैदान में है। यानी राहुल गांधी को आप समझ लीजिए कि किशोरीलाल राहुल गांधी हैं। तो किशोरीलाल शर्मा के लिए स्मृति ईरानी जो है कितनी बड़ी चुनौती है और स्मृति ईरानी के साथ साथ जो है किस तरीके से किशोरीलाल शर्मा वहाँ पे चुनावी प्रचार कर रहे हैं। आपको हम बता दें कि किशोरीलाल शर्मा डेली हर दिन 20 से 25 नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करते हैं। वो गाँव में जाते हैं, मुलाकात करते हैं, वहाँ पर वो जाकर गांधी परिवार की जो अतीत के जो विकास कार्य रहे हो, राजीव गांधी को लेकर वो बताते हैं और कहते हैं कि जब 1981 और 82 के दौरान वो अमेठी में आए थे तो बच्चे थे, अकेले थे, उनकी उम्र करीब 17-18 साल के आसपास थी, लेकिन तब से लेकर जब राजीव गांधी ने उनको जिम्मेदारी सौंपी कि आपको यहीं रहना है, यहीं पर काम करना है, तब से वो कभी वापस नहीं जा पाए। यानी वो पारिवारिक रिश्तों की बात करते हैं। वो कहते हैं कि मेरा परिवार है अमेठी, और वो ये भी कहते हैं कि राजीव गांधी के साथ जो विकास कार्य हुए थे, आपको ये जानना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अमेठी जब पहली बार राजीव गांधी आए थे तब आए थे वो जब फिरोज गांधी के बेटे संजय गांधी पहली बार जो है 1977 में अमेठी से चुनाव लड़े थे, हारे थे। 80 में जो है वो फिर से लड़े और जीते, लेकिन उनकी जो है एक हादसे में, एक प्लेन हादसे में उनकी मौत हो जाती है। लेकिन उसके बाद ये तय होता है कि अमेठी से चुनावी मैदान में राजीव गांधी को उतारा जाए। यानी उपचुनाव राजीव गांधी लड़े थे 1981 के दौर में, और जब 1981 में वो लड़े थे तो ये भी जानना हमारे दर्शकों के लिए बड़ा दिलचस्प होगा कि चुनावी मैदान में उनके सामने कौन था। जनता दल से शरद यादव थे। शरद यादव वो शख्स जिनकी बेटी सुभाषिनी यादव अभी मौजूदा वक्त में कांग्रेस पार्टी के भीतर है, और जब ये ताना बाना चल रहा था कि इंडिया गठबंधन को कैसे बनाया जाए, किस तरीके से विपक्षी दलों को मजबूत किया जाए, तो उस वक्त राहुल गांधी शरद यादव से जाकर मुलाकात किया करते थे, बात किया करते थे। मैंने एक बार राहुल गांधी से सवाल पूछा था कि शरद यादव से आपका रिश्ता क्या है, तो उन्होंने कहा कि मेरे राजनीतिक गुरु हैं, उन्होंने मुझे राजनीति के कई गुर सिखाए हैं। तो आप समझिए कि जिस पिता के सामने, खासतौर पर अगर शरद यादव की हम 1981 के दौर के बारे में बात करें तो तेज तर्रार नेताओं में उनकी गिनती होती थी, समाजवादी नेताओं में उनकी गिनती होती थी, और वही जिन राहुल गांधी के पिता के सामने थे, मजबूत प्रत्याशी थे। इंदिरा गांधी ने आखिरी मौके पर जिस दिन नामांकन होना था उसी दिन राजीव गांधी को टिकट दिया था और कहा था कि जाओ नामांकन भरो और चुनाव लड़ो। हालांकि उस वक्त के बारे में बात करें तो राजीव गांधी ने पस्त कर दिया था शरद यादव को, लेकिन रिश्ता है, राजीव गांधी तो जीते, लेकिन राहुल गांधी उस रिश्ते को उन्होंने निभाया। आज के दौर के बारे में बात करें तो शरद यादव आज की दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके परिवार की जो उनकी बेटी हैं वो कांग्रेस में है। राहुल गांधी की कोर टीम में वो दिखाई देती हैं। संविधान सभा यानी जब भी पिछड़ों की कोई बात होती है, कोई सेमिनार होता है, तो इसमें सुभाषिनी अली दिखाई देती हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि स्मृति ईरानी चुनाव कैसे लड़ रही है अमेठी में। दरअसल स्मृति ईरानी भी नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करती हैं, वो भी दर्जन भर से ज़्यादा 2 दर्जन के आसपास सभाओं को संबोधित करती हैं। वो मोदी सरकार के कार्यकाल के बारे में बात करती हैं। वो कहती हैं कि
कि अमेठी में मैं किस तरीके से पहली बार आई, किस तरीके से मैंने विकास किया और किस तरीके से मैंने एक नया रिश्ता जोड़ा है। वो ये भी कहती हैं कि मैंने तो अपना घर भी बना लिया है। वो ये भी कहती हैं कि मैं तो यहाँ की मतदाता हो चली हूँ। तो तमाम वो भी अपने रिश्तों की दुहाई देती हैं, पर्सनल टच की बात वो करती हैं। लेकिन अब सवाल यही है कि किशोरी लाल शर्मा का जो मुकाबला स्मृति ईरानी के साथ जो अमेठी के भीतर चल रहा है, उसमें भी हम कह सकते हैं कि दोनों दलों ने ताकत लगा दी है। प्रियंका गांधी ने जो है वहाँ पे कैंप कर लिया। प्रियंका गांधी अमेठी में जाती हैं और आपको बता दें कि प्रियंका गांधी जब अमेठी में गई थी तो वो भावुक हो गई थी। राजीव गांधी को याद करती हैं और कहती हैं कि मैं अपने पिता के साथ यहाँ पे आया करती थी, लेकिन इंदिरा गांधी की जब हत्या हो जाती है, यानी मेरी दादी की जब हत्या हो जाती है, ये प्रियंका गांधी कहती हैं कि राजीव गांधी को लेकर हमेशा वो डर में रहती थी, सोचती थी कहीं उनके पिता के साथ भी कोई ऐसी बात ना हो जाए। तो कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी अपने फादर के बारे में, अपने पिता के बारे में जो है यहाँ पे बात करते हुए भावुक हो जाती हैं। तो वो एक टच स्थापित करने की कोशिश करती हैं कि किस तरीके से अमेठी से रिश्ता उनका था। खासतौर पे प्रियंका गांधी के बारे में हम आपको बता रहे थे कि उनकी क्या रणनीति, किशोरी लाल शर्मा को लेकर उनकी रणनीति लगातार यही है कि वो लोगों के बीच में जाती हैं, किशोरी लाल शर्मा को लेकर जाती हैं। किशोरी लाल शर्मा उनके बगल में हाथ जोड़कर खड़े होते हैं और वो बताती हैं कि किशोरी लाल शर्मा से आपका रिश्ता कैसे है। वॉर रूम भी अमेठी के भीतर बनाया गया है। वॉर रूम के माध्यम से संपर्क मतदाताओं से साधा जाता है और मैनिफेस्टो के बारे में बताया जाता है। प्रियंका गांधी, किशोरी लाल शर्मा अमेठी में 1 लाख रुपए महिलाओं के खातों में जाएंगे, ये बात बताई जाती है। 30 लाख पक्की नौकरियां दी जाएंगी, ये बात बताई जाती है। और एक बड़ा नैरेटिव बनाने की कोशिश खासतौर पे कांग्रेस पार्टी लगातार ये कहती रही कि अगर मोदी सरकार जो लगातार कह रही है, बीजेपी के कई नेता लगातार ये कह चुके हैं कि 400 पार का जो आंकड़ा होगा तो संविधान बदल जाएगा। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे खारिज कर दिया है कि संविधान बदलने का कोई मतलब है ही नहीं। लेकिन कांग्रेस पार्टी दलितों के बीच में जाके कह रही है कि बाबा साहब का जो संविधान है वो बदल देगी भारतीय जनता पार्टी अगर तीसरी बार सत्ता में आ गई। तो ये भी एक यहाँ पर जो है इसको लेकर भी चुनाव प्रचार में कांग्रेस पार्टी उतर चुकी है। अब हम अमेठी की बात कर रहे थे, लेकिन हम आपको अब बताएंगे कि किस तरीके से रायबरेली के भीतर कांग्रेस पार्टी चुनावी प्रचार कर रही है और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी भी लगातार मेहनत करते हुए यहाँ पे नजर आ रही है। दरअसल अमेठी के बाद यानी बिन राहुल अमेठी जो है अब वो रायबरेली पहुंच चुके हैं। रायबरेली में प्रियंका गांधी लगातार नुक्कड़ सभाओं में जाती हैं, मैनिफेस्टो की बात करती हैं, महिलाओं से बात करती हैं, पर्सनल टच स्थापित करने की बात करती हैं। और यहाँ पर भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, गांधी परिवार के विश्वस्त हैं, 5 साल तक उन्होंने मुख्यमंत्रित्व अपना काल वहाँ पर पूरा किया, उनको यहाँ पर वरिष्ठ पर्यवेक्षक के तौर पर भेजा गया है। वरिष्ठ पर्यवेक्षक के तौर पर वो लगातार रणनीतिक बैठकें करते हैं, दिन भर नुक्कड़ सभाओं को जो है संबोधित करते हैं। वो भी करीब 2 दर्जन के आसपास नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करते हुए नजर आते हैं। नुक्कड़ सभाओं के बाद वो शाम को बाकायदा एक रिपोर्ट बनाते हैं और उस रिपोर्ट के साथ प्रियंका गांधी के साथ बैठक करते हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी ने यहाँ पे डेरा डाला है। उनका कहना है कि जब तक मतदान नहीं हो जाएगा तब तक वो यहाँ से हिलने वाली नहीं है, यहाँ से वो जाने वाली नहीं है। तो ये रायबरेली के भीतर लगातार चल रहा। आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस पार्टी आने वाले वक्त में अखिलेश यादव के साथ जो है जनसभा करेगी, संयुक्त जनसभा करेगी। अखिलेश यादव भी यहाँ पर आएंगे, यानी एक बड़ा नैरेटिव बनाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी यहाँ पे कर रही है कि हम किस तरीके से चुनावी प्रचार कर रहे हैं। यानी अखिलेश यादव का जो यादव मतदाता खासतौर पर उसको पूरी रिझाने की कोशिश यहाँ पर किया जा रहा है। इसके अलावा सोनिया गांधी भी आएंगी। सोनिया गांधी का जो पर्सनल टच है, आपको याद होगा कि एक चिट्ठी में उन्होंने लिखा था कि अमेठी के अलावा रायबरेली से मेरा तो पारिवारिक रिश्ता है और ये परिवार अगर मैं दिल्ली में रहती हूँ तो अधूरा रहता है, जब यहाँ आती हूँ तो पूरा हो जाता है। और ये रिश्ता जो है बहुत आत्मा का रिश्ता है और इस रिश्ते को लेकर मेरे परिवार का कोई ना कोई सदस्य आगे निर्वहन करता रहेगा, यानी ये रिश्ता कभी टूटने वाला नहीं है। तो सोनिया गांधी ये बात कहती हैं और आपको बता दें कि तभी पहले राहुल गांधी तैयार नहीं थे चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन यही हवाला देकर सोनिया गांधी राहुल गांधी को मनाती है कि नहीं, विरासत तो तुमको संभालना ही पड़ेगा। लिहाजा राहुल गांधी चुनावी मैदान में है। वो भी प्रचार करते हुए यहाँ पर नजर आए थे। नामांकन के बाद प्रियंका गांधी यहाँ पे प्रचार करती हुई नजर आ रही, सोनिया गांधी भी आएंगी। लेकिन अब सवाल ये है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे काम कर रही है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने दोनों ही सीटों पर रायबरेली और अमेठी में पूरी ताकत लगा दी है। अमित शाह, केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पे एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। उसमें वो मोदी सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताएंगे। इसके अलावा हमको ये भी खबर मिली है कि योगी आदित्यनाथ यानी सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, यानी प्रचार को लेकर उतरे हुए हैं। वो भी रायबरेली आएंगे, वो भी
यहाँ के जो प्रत्याशी हैं राहुल गांधी के सामने, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं दिनेश प्रताप सिंह, उनको लेकर वो प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। लेकिन ये जानना बड़ा दिलचस्प है हमारे दर्शकों के लिए खासतौर पे कि दिनेश प्रताप सिंह आखिर हैं कौन। दिनेश प्रताप सिंह पहले बहुजन समाज पार्टी में हुआ करते थे, उसके बाद वो समाजवादी पार्टी में आए, एमएलसी वो बने, उसके बाद वो कांग्रेस में आए। कांग्रेस में उनको जो है बड़ा पद दिया गया, उनको ब्लॉक प्रमुख से लेके जिला पंचायत अध्यक्ष तक, यानी तमाम उनको यहाँ पे जो है उनको पद मिला। लेकिन उसके बाद वो कांग्रेस के नहीं हुए, कांग्रेस भी वो छोड़ के चले गए भारतीय जनता पार्टी में। वो पिछली बार चुनाव लड़े थे सोनिया गांधी के सामने, लेकिन वो जीत नहीं पाए। दरअसल जो चूक खासतौर पे अगर कांग्रेस पार्टी की हम बात करें अमेठी के भीतर हुई थी, राहुल गांधी हारे थे करीब 50,000 मतों से, वो चूक राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस पार्टी किसी भी शर्त पर जो है रायबरेली के भीतर नहीं चाहती। आपको बता दें कि एक और आपको हम बात बताने जा रहे हैं और रिकॉर्ड करने जा रहे हैं कि आखिर रणनीति कांग्रेस पार्टी की क्या है। केसी वेणुगोपाल जो संगठन के महासचिव हैं वो भी जो है रायबरेली के भीतर आते हैं, वॉर रूम का अचानक निरीक्षण करते हैं, वो ब्लॉक लेवल तक बछरावा तक जाते हैं, ब्लॉक लेवल के ऑफिस में जाते हैं केसी वेणुगोपाल, और वहाँ पे अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हैं, पूछते हैं कि बताओ कैसा चल रहा है कैंपेन और क्या क्या कमियां हैं, किन किन चीज़ों से इसको दुरुस्त किया जा सकता है। यानी पूरी पार्टी ने पूरी अपनी फौज उतारी है, पूरी ताकत लगा दी है। एक और खबर आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को यहाँ पे हराने के लिए जो है रणनीतिक तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी जनसभा को लेकर विचार कर रही है। हालांकि अभी तय नहीं हुआ है कि जनसभा होगी या नहीं होगी, लेकिन कोशिश यही है कि रायबरेली और अमेठी को लेकर एक संयुक्त जनसभा को आयोजित करा दिया जाए और एक बड़ा मैसेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माध्यम से दिया जाए। तो कुल मिलाकर कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए और महागठबंधन ने पूरी ताकत रायबरेली और अमेठी में लगा दी है। लेकिन जनता जनार्दन को तय करना है कि दिल्ली कौन पहुंचेगा, लोकसभा में कौन पहुंचेगा, और इसको लेकर सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत लगाई है। फाइट किसके बीच में है, मामला किसका टाइट है, यही बताने की हम कोशिश कर रहे थे अपने इस प्लेटफॉर्म पे। हमारे सहयोगी विकास राय के साथ मुझे मोहित राज दुबे को दीजिए इजाजत। नमस्कार।